पूरे देश में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और अगर हिंदी की बात करें और नाम हम दीपक मिश्रा जी का ना लें तो कुछ अधूरा सा लगता है। आज हम हिंदी पुत्र दीपक मिश्रा से बात करेंगे जिन्होंने हिंदी को लेकर कई अभियान चलाए, कई आंदोलन छेड़े। आइए सीधे रुक करते हैं अपनी खास बातचीत में। हिंदी पुत्र को किस प्रकार से क्या हिंदी के बारे में वह कहेंगे, बताइए दीपक मिश्रा जी। आपका खास बातचीत में बहुत बहुत स्वागत है। क्या हिंदी के बारे में हमारे दर्शकों को आप कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदी न केवल भारत की सबसे बड़ी जनभाषा है, अपितु यह भारतीय संस्कृति, भारतीय मनोविज्ञान और भारतीय लोक जीवन का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। आज हिंदी की स्थिति पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हिंदी प्रथम भाषियों के दृष्टिकोण से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। बोलने और समझने वालों की संख्या के आधार पर अगर देखा जाएगा तो हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। इसके बावजूद भी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिला है। वहाँ सिर्फ 6 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला है: मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी, रशियन, फ्रेंच और अरबिया। इसमें मंदारिन और स्पेनिश और अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए तो बाकी की जो 3 भाषाएं हैं वो हिंदी की पासंग भी नहीं है। बाकी तीनों भाषाओं की बोलने वालों की संख्या तो हमारे बंगला और तेलुगु से भी कम है। खैर, इसके बावजूद भी हिंदी आधिकारिक भाषा की दर्जा से वंचित है। मुझे लगता है कि हिंदी के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीति है वो विभेदकारी है। यह बात हम हिंदी सेवियों को, हिंदी समाज से जुड़े हुए हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को अखरती है, पूरे देश को अखरता होगा। पर यह है कि हम लोग थोड़े से उदंड हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिल्ली कार्यालय को कभी घेरने चले जाते हैं। जब जाते हैं तब पत्र दे देते हैं, जब जाते हैं तब उनसे मांग करते हैं कि हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए, भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दी जाए। जो वीटो एक अलोकतांत्रिक कानून है वह समाप्त हो। और मुझे लगता है कि हर तीसरे चौथे महीने में एक बार तो दीपक मिश्रा संयुक्त राष्ट्र संघ के दरवाजे खटखटा ही देता है कि बताओ जिल्ले इलाही, हमारा देश, हमारी मातृभाषा वंचित क्यों है। और मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, कभी तो स्याह समुंदर से नूर निकलेगा, यह सोच के हम आगे बढ़ते हैं। बीच में तो एक नैराश्य का वातावरण आ गया था। हम चिट्ठियां देते थे, चिट्ठियां कहाँ चली जाती थी पता ही नहीं चलता था। हमने हजारों इल्तिजाएं की, हुजूर टस से मस न हुए, घेरा जेल गए। लेकिन अचानक एक लड़ाई का एक सुर्ख परचम लहराता हुआ दिखा, एक पड़ाव हमें प्राप्त हुआ, उपलब्धि भी जिसे कह सकते हैं। आज आप हिंदी में कोई पत्र लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को तो संयुक्त राष्ट्र संघ उसको पढ़ने और उसका जवाब देगा। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पे आज संयुक्त राष्ट्र संघ आधिकारिक रूप से हिंदी में है। और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में हिंदी को मानने और जानने वालों की संख्या बढ़ रही है। अरब का तो न्यायालयों की जो भाषा बन गई है अरबिया और अंग्रेजी के बाद वो हिंदी है। 10 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में बोलते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो चुनाव अमेरिका का भी चल रहा है उसमें कुछ वक्तव्य हिंदी में भी जारी हो रहे हैं ताकि हिंदी भाषियों को आकर्षित किया जाए। तो हम इतनी बड़ी संख्या में और सशक्त हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ हम नहीं हैं। जहाँ डॉक्टर लोहिया चाहते थे हिंदी हो, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, इनका सपना था। हमारे 60 के दशक में हमारे गुरु जनेश्वर जी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, रवि राय साहब ये नारा लगाया करते थे, गांधी लोहिया की अभिलाषा, चले देश में देसी भाषा। एक भ्रम बना दिया गया है कि अंग्रेजी के ही माध्यम से हम विकास कर सकते हैं। नहीं, हम अपनी मातृभाषा में ही दुनिया में समुन्नत हो सकते हैं। सुर्ख परचम जो
स्वावलंबता का होता है, लहरा सकते हैं। आज जर्मन जो आगे हैं वो जर्मनी में है, रूस ने रशियन में अपना विकास किया, जापान तो इतना छोटा सा देश है ना, उसने अपनी आर्थिक विकास जो लाया वह जापानी में लाया। तो हम कैसे अंग्रेजी में? गैर के पैरों से आप रफ्तार के साथ नहीं दौड़ सकते, अपने ही पैरों पे आप तेजी के साथ चल सकते हैं। अपनी ही भाषा में अपना दर्द, अपना दंश, अपना दलन, अपनी चुभन, अपनी कसमसाहट, अपनी छटपटाहट और अपने विचार स्वाभाविक रूप में प्रतिध्वनित, प्रतिबिंबित होते हैं। दीपक जी, हमारे दर्शकों को जो गैर हिंदी भाषी प्रांत हैं वहाँ पर क्या हिंदी का विरोध होता है? नहीं, ये एक भ्रम है जी। मैं तो सभी गैर हिंदी भाषी प्रांतों में जा चुका हूँ, प्रवास किया है, हिंदी का परचम लेकर मैं दरवाजे दरवाजे लोगों तक गया हूँ, सवाल किया है क्या आप सचमुच हिंदी के विरोध में हैं? कहा नहीं। कुछ लोग अपनी स्वार्थ, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भले ये प्रोपेगेंडा, ये एक प्रपंच फैलाए हों। अब मैं बताऊं, सुभाष चंद्र बोस क्या हिंदी भाषी थे? उड़िया उनकी मातृभाषा थी, बंगला की गोद में वो पले बढ़े। सुभाष चंद्र बोस जब आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना करते हैं तो राष्ट्रभाषा के लिए न उड़िया का चयन करते हैं, न बंगला का चयन करते हैं, वो हिंदी का चयन करते हैं। हिंदी राष्ट्रभाषा बने इसकी मांग गुजराती महात्मा गांधी करते हैं। लोकमान्य तिलक ने हिंदी में देश को आंदोलित करने का प्रण लिया था। मराठा मानुस जिसको कहा जाता है, निगली-जप्पा, राजाजी, तमिलनाडु के सबसे बड़े विद्वानों में से राजाजी। तो गलत है ये। कुछ 2, 4, 5, 6, 7, 8 लोग, मुट्ठी भर लोग, और हिंदी का विरोध क्यों? हिंदी के विकास में ही तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम का विकास निहित है। हाँ, हिंदी की जो प्रतिद्वंदिता है वो अंग्रेजी से है। हम अंग्रेजी के विरोधी नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए अंग्रेजी का होना चाहिए, किसी भी भाषा के हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जब भाषा के आधार पर शोषण होने लगता है, न्यायालयों में हिंदी क्यों नहीं चल सकती? वकील साहब, जज साहब से क्या बात कर रहे हैं यह बेचारा वादी प्रतिवादी जानते ही नहीं। दवाओं के नाम अंग्रेजी में, हिंदी में क्यों नहीं? आदमी को जानना चाहिए ना कि वो कौन सी टैबलेट खा रहा है। इसलिए भाषा के आधार पर शोषण की, इसीलिए लोहिया ने सामंती बनाम जनभाषा चलाया था। हिंदी देश की जनभाषा है और इसे राष्ट्रभाषा बनाने का संकल्प हम सबको लेना होगा। मुझे दुर्भाग्य है, लगता है तय हुआ था कि देश के आज़ादी के 15 सालों के बाद धीरे धीरे अंग्रेजी का स्थान हिंदी ले लेगी या अन्य भारतीय भाषाएं ले लेंगी। हिंदी भी नहीं ले पाई और अन्य भारतीय भाषाएं तो बड़ी दूर की बात है। तो मैं एक बार फिर कह रहा हूं और आपके माध्यम से कह रहा हूं कि अंग्रेजी से बैर नहीं, हिंदी नहीं तो खैर नहीं। हमारी अपील है कि जिन दुकानों के साइन बोर्ड हिंदी में न हो उनके पास जाइए, उनसे हाथ जोड़िए और कहिए कि आपने हिंदी में अपना साइन बोर्ड नहीं लगाया है, इसलिए हम आपके यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे। मेडिकल स्टोर पे जाइए और कहिए इस दवा का नाम क्या हिंदी में है? नहीं है तो माफ़ कीजिएगा, कोई ऐसी दवा दीजिए जो इसका विकल्प हो और उस पर हिंदी पे लिखा हो। आप देखिए, चिराग से चिराग जलेंगे, दिवाली होगी। दीपक जी, एक सवाल और है आपसे कि वर्तमान की जो सरकार है उसकी भाषा नीति पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, वर्तमान सरकार की तो कोई भाषा नीति है ही नहीं जी। प्रतिबद्ध और प्रखर होना तो अलग की बात होती है। मुझे तो नहीं लगता कि हिंदी और भारतीय भाषाओं को सशक्त करने के लिए पिछले 7 सालों में कोई सार्थक कदम वर्तमान सरकार ने उठाया। क्या सुप्रीम कोर्ट में हिंदी चलने लगी? हाई कोर्ट में अनिवार्यतः हिंदी हो गई? आज भी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें अगर अंग्रेजी के पर्चे में लड़का पास नहीं है तो बाकी विषयों की उसकी कॉपी नहीं जांची जाती है। तो वर्तमान सरकार की तो हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति वही सोच है, वही नीति है जो ब्रिटानिया हुकूमत की थी। ऐसा लगता है
कि यहाँ लॉर्ड मोदी की बजाय लॉर्ड मैकाले का शासन चल रहा है भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से। मुझे बताइए, क्या पब्लिक सर्विस कमीशन से अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं किया मोदी जी ने? यही सवाल नानाजी देशमुख उठाते रहे, यही सवाल अटल जी उठाते रहे, यही सवाल दंतोपंत नेंगड़ी साहब उठाते रहे। और आज जब उन्हीं के शिष्यों की या उन्हीं के वंशजों की सरकार है तो इस सवाल पर चुप। मेरी मांग है वर्तमान सरकार से कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध कठोर कदम उठाएं, वरना आने वाला इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। इसलिए नहीं माफ करेगा कि यह जब विपक्ष में होते हैं तो हिंदी के सवाल पर, भारतीय भाषाओं के सवाल पर, भारतीय संस्कृति के सवाल पर, सांस्कृतिक एकात्मता के सवाल पर जो भी सरकार होती है तत्कालीन सरकार उसको बड़ा घेरते हैं, और जब अपनी सरकार है तो चुप। आप देखिए स्वदेशी का क्या हाल कर दिया इन्होंने। सारी की सारी अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रखंडों में, सेक्टर्स में विदेशी कंपनियों को सीधे तौर पे प्रवेश देते जा रहे हैं। क्या यह देश का विकास विदेशी भाषा, विदेशी पूंजी और विदेशी सोच से होगा? अगर वह उस आधार पर विकास होगा तो वह एकांकी होगा, और एकांकी विकास हमेशा स्वयं को डुबोने वाला विकास होता है। वह न लोहिया को रास आएगा, न दीनदयाल को रास आएगा, न गांधी को रास आएगा, न आने वाली नई नस्ल को रास आएगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदी के बहाने हमें अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को पहचानना होगा। हमारी जो धरोहर है, वैचारिक धरोहर है, उसको बचाना होगा। और अगर हम हिंदी की लड़ाई जीत गए तो अब भारतीयता की लड़ाई जीतेंगे। आइए हम सब मिलकर हिंदी के बहाने, भारतीय भाषाओं के बहाने भारतीयता को ताकत दें, भारतीयता की शक्ति बढ़ाएं और पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के साथ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में हिंदी पुत्र दीपक मिश्रा जी, जिनसे हमने हिंदी पखवाड़ा पर विशेष बातचीत की और जाना किस प्रकार से उनके साथ जो अभियान जो उन्होंने चलाए हिंदी को लेकर के, किस तरह के उन्होंने आंदोलन भी छेड़े। हम अगली बार किसी और खास शख्सियत के साथ मिलेंगे, किसी खास बातचीत के साथ। नमस्कार।